हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि चुनाव और फ्रीबीज इसके बीच में क्या संबंध है और हालिया संदर्भ क्या है, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या हैं, ये सारी बातें को हम देखेंगे बारी बारी। तो निर्वाचन, ये चुनाव जो निर्वाचन है जब भी होता है, जब भी कोई चुनाव होता है तो अक्सर करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कुछ न कुछ उपहार, मुफ्त उपहार देने का बात करती हैं कि हम मतलब फ्री में टीवी देंगे, फ्री में लैपटॉप देंगे या स्मार्टफोन देंगे, साइकिल देंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के उपहार देने की बात करते हैं जिसको फ्रीबीज़ कहा जाता है। तो ये फ्रीबीज़ में कुछ बातें हो सकती हैं जो सकारात्मक हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अनिवार्य है कि हम लोगों को कुछ मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें फ्री में मुहैया करा दें। इससे एक इकोनॉमिक फ़ायदा भी है कि चीज़ों को दे रहे हैं तो उससे मांग बढ़ेगा। जैसे जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, तो इकोनॉमी चलेगा। ये बात तो है सकारात्मक पक्ष में। फिर भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है ये चीज़ देना। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं कि एक पार्टी जो है वो कुछ वायदा करती है तो दूसरी पार्टी ज़्यादा वायदा कर देती है, तो इससे क्या होता है कि जनता मतलब बेवकूफ़ बनाई जाती है एक प्रकार से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जा सकता। मतलब फ्रीबीज़ का वायदा जो है कई बार अतार्किक होता है, तो ऐसी बातें ना हो तो इसका एक चर्चा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी कल्चर कह करके संबोधित किया है। फिर इसके नकारात्मक पक्षों की बात करें तो अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ सकता है। फिर मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिलेगा, इससे दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हैं। तो ये सारी बातें नकारात्मक पक्ष के रूप में देखी जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को आराम से देखने के। निर्वाचन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू व स्वस्थ संचालन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ठीक है, निर्वाचन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू व स्वस्थ संचालन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। तो जब तक निर्वाचन नहीं है तब तक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वो बेकार है, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत इसी बात पर आधारित होता है कि अ, जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है, अपने रिप्रेजेंटेटर का चुनाव कर सकती है, और अगर वो सही प्रकार से काम नहीं करती है तो उसको एक निश्चित समय के बाद में फिर से अगले चुनाव के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। तो यही है असली लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को स्थापित करना है तो उसमें निर्वाचन जरूरी है। समयबद्ध, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र को शासन की अन्य सभी व्यवस्थाओं से पृथक व सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। तो समयबद्ध रूप से निर्वाचन हो, ऐसा ना हो कि एक बार निर्वाचन हो गया तो अगला चुनाव कब होगा तो इसकी तारीख निश्चित नहीं है, 5 साल के बाद होगा कि 4 साल के बाद होगा। तो ये एक डेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ, एक बार निर्वाचन हो गया तो 5 सालों तक या 6 सालों तक, 4 सालों तक ये सरकार रहेगी, फिर से नया चुनाव होगा। तो एक समयबद्ध चुनाव की बात इसमें की जाती है। स्वतंत्र चुनाव की बात की जाती है, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन जिसको कहा जाता है, कि किसी भी उम्मीदवार के ऊपर या जनता के ऊपर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का लालच, ये सारे ना हो, भय से मुक्त हो और आराम से वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। तो समयबद्ध, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र को शासन की अन्य सभी व्यवस्थाओं से पृथक व सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों की स्वतंत्र व निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों के कुछ कृत्य ऐसे भी हैं जो उक्त स्वातंत्र्य, निष्पक्षता व चुनावों में एक समान स्तरीय प्रतिस्पर्धा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान निःशुल्क उपहार यानी फ्रीबीज का वादा किया जाना भी ऐसा ही एक कृत्य माना जाता है। भारत में राजनीतिक दल भारतीय मतदाताओं को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से लुभाने की होड़ में रहते हैं, जिन्हें मुफ्त उपहार या फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है। हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है जहां राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए ऐसी पेशकशों के नए नए तरीके आजमा रहे हैं
क्योंकि पारंपरिक मुफ्त पानी और बिजली अब चुनावी उपहार के रूप में पर्याप्त नहीं रह गए हैं। फ्रीबीज के इर्द गिर्द उभरा यह राजनीतिक संवाद कई समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। चुनाव से पहले के ऐसे अव्यवहार्य वायदे मतदाताओं द्वारा उचित निर्णय ले सकने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इस परिदृश्य में देखिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि चुनाव से पहले के ऐसे अव्यवहार्य वायदे मतदाताओं द्वारा उचित निर्णय ले सकने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इस परिदृश्य में फ्रीबीज कल्चर की अभिकल्पना, निष्पादन और जवाबदेही में व्याप्त अंतराल को दूर करने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी क्रम में हाल ही में दिल्ली के एक वकील ने चुनावी फ्रीबीज के औचित्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मामले को 3 न्यायाधीशों को पीठ को रेफर कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि फ्रीबीज क्या है। व्हाट इज फ्रीबीज? तो फ्रीबीज अंग्रेजी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मुफ्त में दी गई वस्तुएं या सुविधाएं। भारत में आमतौर पर यह चुनाव के समय होता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए व अपने पक्ष में मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल उन्हें मुफ्त में कोई वस्तु या सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हैं। ऐसे वायदे करने के मूल में दीर्घकालिक विकास को चुनावी मुद्दा बनाए बिना मतदाताओं को सीमित व अल्पकालिक लाभ प्रदान करने के माध्यम से चुनाव जीतने का आशय होता है। भारत में ऐसे चुनावी वायदों के शुरुआती उदाहरण 1960 के दशक में तमिलनाडु में देखने को मिले हैं। शुरुआती उदाहरण जो फ्रीबीज के है वो 1960 के दशक में तमिलनाडु में देखने को मिले हैं, जहां बाद में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने वाले नेता ने चुनाव पूर्व 1 रुपये किलोग्राम की दर से चावल देने का वायदा किया था। इस चुनावी वादे की सफलता के बाद तमिलनाडु में ऐसे वायदों की बाढ़ सी आ गई। परवर्ती वर्षों में तमिलनाडु में मतदाताओं को मुफ्त राशन ही नहीं बल्कि मुफ्त टीवी, साड़ी, घड़ी इत्यादि के वादे भी राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा देश के शेष राज्यों द्वारा भी पहुंची और अन्य राज्यों ने भी चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को मुफ्त उपहार देने का वायदा करना आरंभ कर दिया। आज की स्थिति देखें तो देश में लोकसभा चुनाव से लेकर स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत के चुनावों तक में किसी न किसी प्रकार के मुफ्त उपहार का वायदा मतदाताओं को किया ही जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ये वायदे कोई विशिष्ट राजनीतिक दल या किसी खास विचारधारा के राजनीतिक दल करते हों, बल्कि कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के बीच मतदाताओं को मुफ्त उपहार का वचन देने की होड़ सी लगी रहती है। इसे उचित ठहराने के लिए राजनीतिक दल व नेता यह तर्क देते हैं कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। तो तर्क क्या है? उचित ठहराने के लिए राजनीतिक दल व नेता यह तर्क देते हैं कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। इसके अलावा यहाँ अवसंरचना का इतना अभाव है कि दीर्घकालिक विकास का लाभ समयबद्ध तरीके से हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचना लगभग असंभव है। ऐसे में यदि मुफ्त उपहारों के माध्यम से कुछ प्रत्यक्ष लाभ लोगों तक पहुँचाया जाता है तो यह उचित ही नहीं बल्कि देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक है। तो पहला तर्क है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं एक बड़ी संख्या, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं देना लाजमी है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी आवश्यक है। ये तर्क है। अब फ्रीबीज के सकारात्मक पक्ष क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो फ्रीबीज के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इनके अंतर्गत केवल चुनाव पूर्व के अव्यवहार्य वायदे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सेवाएं भी शामिल हैं जो सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों, राज्य नीति के निदेशक तत्व से के तहत नागरिकों को प्रदान करती हैं। तो एक तर्क है राज्य नीति के निदेशक तत्व, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली
यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, मुफ्त कोविड वैक्सीन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा आदि। ध्यातव्य है कि संविधान निर्माताओं को भी भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकता का भान था। इसीलिए संविधान के भाग 4 में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया और ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए जिनके माध्यम से सरकार देश के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सके। परंतु उस समय देश के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव था। इसीलिए संविधान निर्माण के दौरान आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया था, किंतु यदि सरकारों द्वारा किसी भी रूप में इन प्रावधानों को लागू किया जाता है तो यह वह सराहनीय है। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें मुफ्त उपहार के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन कालांतर में वही योजनाएं तथा पहले ही देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए। भारत की विश्व विख्यात मिड डे मील योजना ऐसी ही एक उदाहरण है। वास्तव में इस बात का अंतर कर पाना बहुत सरल नहीं है कि मुफ्त में कुछ देने के वायदों में कौन सा लोक कल्याण से संबंधित है और कौन सा महज मतदाताओं को अल्पकालिक रूप से लुभाने के लिए है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तर्क यह है कि यदि सभी राजनीतिक दल कुछ न कुछ मुफ्त में देने का वायदा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उन्हें यह आभास है कि ऐसे वायदों से जनता उनकी ओर आकर्षित होगी। ऐसे में मुफ्त उपहार के मुद्दे की निंदा या प्रशंसा से परे जनता की इच्छा सर्वोपरि होने की बात आती है। यदि जनता ही ऐसे दलों व नेताओं को मत देना चाहती है जो मुफ्त में चीज़ें देने का वायदा करें तो उसकी यह इच्छा स्वीकार की जानी चाहिए। यानी कि जनता की इच्छा ये है कि जनता अगर चाह रही है तो जनता की इच्छा, भाई जनता की इच्छा। ये अगला तर्क है। पहला तर्क है कि लोक कल्याणकारी राज्य की घोषणा की गई है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें बात निहित है कि जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, जो गरीब तबके हैं, जो मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, गरीब हैं, उनके पास सुविधाओं का या संसाधनों का अभाव है, तो उनके लिए सरकार कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करें। तो एक तर्क ये है। इसके तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा है, तो ये सारे कार्य किए जा रहे हैं ताकि जनता के कल्याण के लिए काम किया जा सके। फिर दूसरा तर्क ये है कि जनता की इच्छा, भाई अगर जनता ऐसे राजनीतिक दल को पसंद कर रही है जो उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराती हैं, तो क्यों ना वो राजनीतिक दल उनसे ये वायदा करे कि हम आपकी इस इच्छा की पूर्ति करेंगे यदि आप मुझको जिता देते हैं। तो यदि जनता ही ऐसे दलों व नेताओं को मत देना चाहती है जो मुफ्त में चीज़ें देने का वायदा करें तो उसकी यह इच्छा स्वीकार की जानी चाहिए। साथ ही जनता के ऐसे चाह लेने का अर्थ यह नहीं है कि जनता मुफ्त खोर हो गई है, बल्कि भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक लास्ट माइल डिलीवरी की दयनीय स्थिति ने लोगों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि सरकार व शासकीय तंत्र से जुड़े लोगों से लाभ कमाने का एकमात्र अवसर चुनाव ही है। इसके अतिरिक्त फ्रीबीज के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि सरकार देश में उद्योग व वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों व व्यापारियों को नगण्य दरों पर ऋण देने व ऋण न चुकाने की स्थिति में भी उन्हें अतिरिक्त मोहलत दिए जाने जैसे कार्य कर सकती है, तो इसी प्रकार के लाभ देश की निर्धन व वंचित वर्ग को उपलब्ध क्यों नहीं होने चाहिए। यानी उद्योगपतियों व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्यों ना हो, गरीबों के लिए क्यों ना हो, ऐसी बात है। फिर संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी देश घोषित किया गया है और सच्चा समाजवाद तभी स्थापित होगा जब संसाधनों तक गरीब व अमीर की बराबर पहुंच हो। फ्रीबीज वंचित वर्गों की संसाधनों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने का एक कारगर माध्यम है। तो फ्रीबीज के पक्ष में तर्क क्या है? पहला कि भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दूसरा, जनता की इच्छा। तीसरा, उद्योगपतियों व्यापारियों के लिए काम किया जा रहा है तो गरीब जनता के लिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए ये। और पांचवा कि प्रस्तावना में भारत को समाजवादी घोषित किया गया है, तो एक समाजवादी राष्ट्र या समाजवादी राज्य तभी स्थापित हो सकता है
जब संसाधनों तक गरीबों या वंचित वर्गों की भी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। फिर फ्रीबीज के नकारात्मक प्रभाव क्या है? अधिकांश मामलों में फ्रीबीज अंततः सार्वजनिक व्यय के अत्यधिक और अनावश्यक अपवाह या निकासी का कारण बनते हैं और राज्यों के आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं। तो पहला, अधिकांश मामलों में फ्रीबीज अंततः सार्वजनिक व्यय के अत्यधिक और अनावश्यक अपवाह या निकासी का कारण बनते हैं और राज्यों के आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं। जबकि अधिकांश भारतीय राज्य पहले ही खराब वित्तीय स्थिति से प्रभावित हैं और उनके पास सीमित राजस्व संसाधन ही मौजूद हैं, यानी पहले से डमाडोले हालत, लेकिन फिर भी फ्री बीज देने का वायदा करते हैं। उपभोक्ता लाभार्थियों के लिए कीमतों को कम करने के परिणाम स्वरूप सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुबंधों को अधिभारित करती है ताकि आंतरिक वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके। इसके परिणाम स्वरूप उभरते उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, जिससे सुस्त औद्योगिक वृद्धि और वाणिज्यिक मूल्य वृद्धि की स्थिति बनती है। यानी सुस्त औद्योगिक वृद्धि और वाणिज्यिक मूल्य वृद्धि की स्थिति बनती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि लाभार्थियों के लिए फ्रीबीज कितने सस्ते हैं, बल्कि यह है कि दीर्घ अवधि में वे अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए कितने महंगे साबित हो सकते हैं। सब्सिडी और फ्रीबीज सरकारी राजस्व पर दबाव बनाते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। तो राजकोषीय घाटा, ये तर्क है इसके विपक्ष में। और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। चुनाव अभियानों के दौरान विवेकहीन फ्रीबीज की पेशकश और वितरण के रूप में अनियंत्रित लोक लुभावन वादे प्रायः मतदाताओं, विशेष रूप से वंचित वर्ग के मतदाताओं के मन में पूर्वाग्रह उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे फ्रीबीज के लोभ में पड़ जाते हैं और इससे अपना प्रतिनिधि चुनने की उनकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। ये फ्रीबीज कई बार पहले सार्वभौमिक, फिर वैकल्पिक, फिर अधिभार के रूप में नकारात्मक संक्रमण से गुजरते हैं, जहां ये पेशकश केवल तब तक मान्य होते हैं जब तक मौजूदा सरकार वित्तीय बाधाओं का सामना नहीं करने लगती और इन लाभों की वापस लेने के लिए विवश नहीं हो जाती। निजी वस्तुओं और सेवाओं, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज पर फ्रीबीज कोई वास्तविक सामाजिक लाभ उत्पन्न नहीं करते। उदाहरण के लिए बिजली का मुफ्त वितरण कोई सामूहिक सामाजिक लाभ प्रदान नहीं करता है, इसलिए इसे निजी वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त केवल मुफ्त में चीज़ों का वायदा करने से ही लोगों का लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। देश की वितरण अवसंरचना की समस्याएं तब भी बरकरार रहती हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि जिस चीज़ को आम लोगों तक पहुंचाने का वायदा किया गया था, वह सत्ताधारी राजनीतिक दल व उससे जुड़े लोगों तक ही पहुंच पाई। तो अब आगे की राह क्या हो सकती है, इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? तो फिर से देखें तो फ्री बीज के नकारात्मक पक्ष में एक ये है कि सार्वजनिक व्यय के अत्यधिक और अनावश्यक अपवाह या निकासी का कारण बनते हैं और राज्यों के आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं। राज्य के पास में सीमित राजस्व संसाधन है, फिर भी उनको व्यय ज़्यादा करना पड़ेगा तो वो घाटे में जाएंगे, तो इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और सुस्त औद्योगिक वृद्धि होगा, वाणिज्यिक मूल्य वृद्धि भी होगा इससे, यानी कि चीज़ों का दाम बढ़ेगा। फिर आगे की राह, यदि राजनीतिक दल प्रभावी आर्थिक नीतियां बनाएं जिसमें भ्रष्टाचार या लीकेज की संभावना नहीं के बराबर हो एवं लाभार्थियों तक सही तरीके से इनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, तो ऐसी मुफ्त घोषणाओं की ज़रूरत नहीं रहेगी। पार्टियां जिन आर्थिक नीतियों या विकास मॉडलों को अपनाने की योजना बना रही हैं, उन्हें जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा पार्टियों को ऐसी नीतियों के आर्थिक प्रभाव और व्यय को लेकर उचित समझ होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल इस तरह के उपायों का पालन करने एवं उदाहरण स्थापित करने वाली पहली पार्टी होनी चाहिए। हालांकि चुनाव में लोक लुभावन वादे न करने की उम्मीद राजनीतिक दलों से करना अनुचित है, परंतु जनता को फ्रीबीज को आर्थिक दृष्टिकोण से और करदाताओं के पैसे के संबंध में
समझाया जाना चाहिए। अब हमें सब्सिडी और फ्रीबेस के बीच के अंतर को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी न्याय संगत है और विशेष रूप से लक्षित लाभ विशिष्ट मांगों की पूर्ति का उद्देश्य रखती हैं। फ्रीबीज इनसे अलग हैं, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोक लुभावन पर अधिक आश्रित हैं। साथ ही सरकारों के स्तर पर यह आवश्यक है कि उनमें ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए सब्सिडी कार्यक्रम की सृजन की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों की बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करने के लिए स्पष्ट तर्क प्रदान करना चाहिए और राज्य के आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए धन के उपयोग का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकारों को यह भी समझना चाहिए कि सत्ता में समय का उपयोग करना सही धारणा है। यानी 5 साल के कार्यकाल के दौरान जब एक राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में होती है, तो इस महत्वपूर्ण अवधि में उसे मुफ्त के वायदे की बजाय उचित प्रावधान करना चाहिए। समाज की बेहतरी और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार एवं अन्य सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों को इस तरह के मुफ्त उपहार देने की एक सीमा होनी जरूरी है। इसके अतिरिक्त फ्रीबीज की संस्कृति को समूल समाप्त करना केवल प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि मतदाताओं को भी आत्म जागरूकता के माध्यम से महज लुभाने के लिए किए गए वादों के पक्ष में मतदान से बचना चाहिए। इसके अलावा सहकारी संघवाद को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का निर्माण करेगा, ताकि वे राष्ट्रीय विकास के एजेंडे की ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह तर्कहीन राजनीतिक एजेंडे की आवश्यकता को कम कर सकता है और राष्ट्र को समग्र रूप से सामूहिक विकास की ओर ले जा सकता है। इस विषय पर संसद में एक रचनात्मक बहस और चर्चा कठिन है, क्योंकि फ्रीबीज संस्कृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल पर प्रभाव रखती है। इसलिए उपायों का प्रस्ताव करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और भागीदारी की आवश्यकता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ से इस संदर्भ में प्रभावी निर्णय की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही भारत का निर्वाचन आयोग भी उचित मतदाता व्यवहार के हेरफेर को रोकने के लिए चुनाव घोषणा पत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करने हेतु राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर विचार कर सकता है। अंत में बात करें तो विगत कुछ महीनों में हमने भारत के भौगोलिक व सांस्कृतिक पड़ोसी श्रीलंका में आर्थिक संकट को राजनीतिक संकट व उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में बदलते देखा है। यानी श्रीलंका में पहले क्या हुआ, पहले भौगोलिक व सांस्कृतिक पड़ोसी श्रीलंका में आर्थिक संकट हुआ और आर्थिक संकट से राजनीतिक संकट हुआ और बाद में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बन गई, क्योंकि वहाँ भी फ्रीबीज का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। श्रीलंका के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी में से एक है। आर्थिक व्यवस्था के डगमगाने की स्थिति में राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना टूट कर बिखरने में बहुत समय नहीं लगता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी भी कृत्य से देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित न हो। इसके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधियों को केवल इसी आधार पर चुनाव नहीं लड़ने चाहिए कि जनता तात्कालिक रूप से क्या चाहती है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि जनता के भविष्य के लिए क्या बेहतर है। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि किसी को मुफ्त भोजन देने से कहीं बेहतर उसे भोजन बनाने अथवा कमाने का कौशल उपलब्ध कराया जाए। सरकारों व नेताओं से यही आशा की जाती है कि वे लोगों का इस तरह नेतृत्व व मार्गदर्शन करें कि लोग अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। ढेर सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवा देने से राजनीतिक दलों व नेताओं दोनों का अल्पकालिक लाभ तो हो जाएगा, परंतु दीर्घकाल में देश और समाज संकट की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए चुनाव जीतकर सरकार में आने वालों को निरंतर अगला चुनाव जीतने की युक्तियां खोजने की बजाय दलों, सिविल सोसाइटी व जनता के साथ मिलकर समाधान की ऐसी राह खोजनी चाहिए जो तात्कालिक लाभ की जगह जनता, समाज व राष्ट्र की दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित करें। ऐसा होने पर ही
जनता के मत का सही मूल्य चुकाया जा सकेगा और ऐसा करने पर ही राजनीतिक दल वास्तविक अर्थों में स्वयं को पुनर्निर्वाचन योग्य बना सकेंगे। तो ये था इस टॉपिक पर डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।